Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in this channel. तो this is the last part of this chapter, History Chapter 3 Class 10th NCERT. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. 4.4 है एंड ऑफ ब्रिटलवुड एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. किस तरीके से ब्रिटलवुड की इंपॉर्टेंस का एंड हो रहा है यहाँ पर, है ना, और किस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, एक नया ग्लोबलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ. ठीक है, मतलब किसके बावजूद कि स्टेबल और लगातार. स्टेबल मतलब क्या होता है, जो चलती रहे, राइट, स्टेबिलिटी बनी रहे उसके अंदर. और रैपिड मतलब होता है लगातार, यानी कि स्टेबल है. मान लीजिए आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो अब लगातार 10 रुपये कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें. और रैपिड ग्रोथ हो रही है, मतलब कई बार 10 का 11 हो रहा है, 11 का 12 हो रहा है, नौकरियाँ भी नहीं जा रही है. ठीक है, तो डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ नॉट ऑल वॉज वेल इन दिस पोस्ट वॉर वर्ल्ड. सब कुछ तो नहीं सही चल रहा था इस पोस्ट वॉर वर्ल्ड में, है ना. वॉर के बाद जो संसार हमने देखा, किस तरीके से हमने वर्ल्ड बैंक बना हमने देखा, IMF बना हमने देखा, चीज़ें संभलने लगी हमने देखा, लेकिन कुछ था जो नहीं था सही. अभी क्या चीज़ थी वो? फ्रॉम 1960s द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स वीकेंड द US फाइनेंस एंड कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ. हमने देखा था US का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमने देखा था, है ना. हमने देखा था कि IMF पे या हम बात करें वर्ल्ड बैंक पे, इन सब पे US का बहुत ज़्यादा प्रभाव था. और US की करेंसी को हमने क्या देखा था कि एक सेंट्रल करेंसी मान लिया गया था, है ना. ऐसा हमने देखा था ना कि भाई US की करेंसी को हमने सबसे इंपॉर्टेंट देखा था और उसके हिसाब से ही बाकियों की करेंसी तय होती थी. लेकिन वो कह रहे कि ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से, बिकॉज US अब पूरी दुनिया के साथ जो है वो, है ना, बिजनेस कर रहा था, उसका काफ़ी ज़्यादा ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट था. लेकिन इससे क्या हो रहा था कि US का जो डॉलर की कीमत थी ना, क्योंकि वो तो फिक्स हो गई थी, तो वो कह रहा था कि दुनिया तो पूरी की पूरी जो है वो प्रोग्रेस कर रही है और मेरी तो तुमने फिक्स कर दी. मतलब बाकी देश अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे उठाने लगे, बट US को तो हमने क्या कर दिया था उस समय में, फिक्स कर दिया था. उसने कहा यार मेरा पैसे, मेरा डॉलर तो इस तरीके से बढ़ ही नहीं रहा है. The US dollar now no longer commanded confidence as the world's principal currency. अब US डॉलर का जो था ना, उतना कमांड, उतना कॉन्फिडेंस एक तरीके से, है ना, उतनी कहना चाहिए कि हम कहते हैं ना किसी का प्रभुत्व, ऐसे प्रधान मुद्रा के रूप में हम जैसे लेते थे, वो उतना सम्मानित नहीं रहा. या हम जैसे डॉलर को हम कहते थे डॉलर से ही हम पूरी दुनिया की करेंसी को देखेंगे, तो वो डॉलर का वो रोल खत्म हो गया एक तरीके से, वो इंपॉर्टेंस खत्म होने लगे धीरे धीरे, है ना. इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू, है ना, इन रिलेटेड टू गोल्ड. अब US डॉलर जो था वो अपनी वैल्यू को रिलेटेड टू गोल्ड, जैसे हमने पिछली बार देखा था, उस हिसाब से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा था. मतलब वही है कि पूरी दुनिया प्रोग्रेस करेगी, अगर आप उसे बोलो कि भाई मान लो कि आपको नौकरी पे रखें, आपको बोले आपको 70 रुपये देंगे, ठीक है, आप बड़े खुश, उस समय 70 रुपये बहुत होते हैं. लेकिन धीरे 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 आप देख रहे हो बाकियों की तो ग्रोथ होती जा रही है, आपकी तो 70 के 70 ही है, धन तो डेफिनेटली आपका वैल्यू भी कम हो रहा है एक तरीके से. ठीक है, तो यही ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसा चल रहा था. इट कुड नॉट मेंटेन इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू गोल्ड. दिस इवेंचुअली लेड टू कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. अब ये हुआ कि भैया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तो बढ़िया नहीं है, अब इस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो कोलैप्स होता है एंड इंट्रोडक्शन होता है द सिस्टम ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अब मार्केट के हिसाब से वाकई में आज भी डॉलर के रेट्स जो है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं. ठीक है, तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्यों आया समझ में आ गया. नेक्स्ट करते हैं. फ्रॉम द मिड 1970s एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इन इंपॉर्टेंट वेज. अगर हम बात करें 1970s से, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो था उसकी भी इंपॉर्टेंट वेज जो है एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, चेंज हो गए. फ्रॉम द मिड 1970s एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम ऑल्सो चेंज इंपॉर्टेंट वेज. काफ़ी ज़्यादा वो चेंज हो रहा था. अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज कुड टर्न to international institutions for loans and डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए. हो क्या रहा था कि पहले क्या होता था, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो कहाँ जा रही थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ही तो जाने लग गई थी, है ना, लोन के लिए, या कहती थी भाई कैसे डेवलप करना है, उस असिस्टेंस के लिए वो लोग इधर उधर जाने लगे थे. बट नाउ दे वर फोर्स टू बोरो फ्रॉम वेस्टर्न कमर्शियल बैंक्स. लेकिन अब उन्हें किस चीज़ को फोर्स किया जा रहा था कि भाई आप हमारे वेस्टर्न जो हमने कमर्शियल बैंक्स बनाए हैं उससे लीजिए, या फिर प्राइवेट लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उससे ही जो है, जो भी लोन लेना है आप इससे लीजिए. दिस लेड टू पीरियडिक डेप्ट क्राइसिस इन डेवलपिंग वर्ल्ड. इसकी वजह से क्या हुआ, देखो वर्ल्ड बैंक जो है, IMF जो है, वो तो सबका उद्धार करने के लिए बनाया गया था. लेकिन क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पब्लिक का उद्धार के लिए बनते हैं? नहीं, वो तो अपना प्रॉफिट कमाते हैं. तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ इस तरीके की चीज़ सिस्टम बना कि मतलब डेप्ट क्राइसिस होने लग गए डेवलपिंग वर्ल्ड्स में ना. वो लोग कर्जे में फंसने लगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इनको उसके ऊपर पैसा वैसा देना पड़ता होगा. एंड लोअर इनकम होने लग गई लोगों की, इनकम्स, एंड इंक्रीज हो गई पावर्टी. धीरे धीरे फिर से सिचुएशन आप खराब लगे. मतलब पिक्चर में बहुत ख़राब हुआ, फिर थोड़ा ठीक हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 2 ही बहुत ख़राब हुआ, फिर IMF बना, फिर है ना
चीज़ें थोड़ी समझने लगी। एंड देन फिर यहाँ पर फिर से एक है ना हम अप एंड डाउन देख रहे हैं, ठीक है। एंड स्पेशली इन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तो ये बहुत प्रॉब्लम आने लग गई थी, पॉवर्टी बढ़ने लग गई, फिर से लोअर इनकम्स होने लग गई थी। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वॉज ऑल्सो हिट बाय अनएम्प्लॉयमेंट। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, जगह जगह इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, बिकॉज इंडस्ट्रीज भी देखो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी से पैसा उधार ही लेती है ना। अगर उनसे ही आप बहुत ज़्यादा वसूल करने लगोगे तो किससे वसूलेंगी, है ना, वो तनख्वाहें कम करेंगी। कुछ मतलब मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन बनती है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझने लगी। दैट बिगिन राइजिंग फ्रॉम मिड 1970s। ये स्टार्ट होता है मिड 1970s से, कहानी शुरू हो जाती है एंड रिमेंड हाई अंटिल अर्ली 1970s। तक 1990s तक आते आते 70s में शुरू होती है, लेकिन 1990s लगभग 20 सालों में ये चीज़ें की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। फ्रॉम द लेट 1970s की अगर हम बात करते हैं तो MNCs ऑल्सो बिगिन टू शिफ्ट प्रोडक्शन ऑपरेशंस टू लो वेजेस एशियन कंट्रीज। होता क्या है, पहले मान लीजिए आप अमेरिका में रहते हैं और आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आपने इंडस्ट्री वहीं पर ही लगाई, वहीं के लोगों को आपने नौकरी पे रख लिया। अमेरिका वाले क्योंकि वहाँ पे क्या है, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं, बंदे बहुत कम थे, पॉपुलेशन अमेरिका वगैरह की उतनी ज़्यादा नहीं थी, राइट। अब क्या हो रहा है कि लोग तो फिर कम तनख्वाह पे तो काम ही नहीं करने को राज़ी। अब बेचारे हम एशियन कंट्रीज़ वाले, पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, या फिर बांग्लादेश हो गया, या फिर कोई भी आप इधर की एशियन कंट्रीज़ को उठा लो, हमारे क्या पब्लिक बहुत ज़्यादा है, या आप चाइना को उठा लो, राइट। हमारे पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को क्या होता है कि यार कम पैसों में भी काम कर लेंगे। अब MNCs को लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम क्यों ना अपनी फैक्ट्रीज वहाँ जाके लगाएं, लेबर पे तो इतना ज़्यादा पैसा बच जाएगा। MNCs वहाँ से होने लगी शिफ्ट। अब ये भाव खाने वाले अमेरिकन जो थे ना, बेचारे परेशान, अब इनके पास अनएम्प्लॉयमेंट आना शुरू हो गया। सिचुएशन समझ रहे हो किस तरीके से आ रही है कि जब MNCs इधर आके लगने लगी। क्यों MNCs आ रही हैं? बिकॉज यहाँ पर लेबर सस्ती पड़ रही है। आज भी देखो, आज भी सिचुएशन वही है। अगर आज भी इंडियन कनाडा जा रहा है तो क्या हो रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा इसीलिए क्योंकि वहाँ पे पब्लिक कम है। हमारे यहाँ पर पैसा कम है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, चीज़ें बट गई हैं, राइट। तो चलिए, इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप कनाडा चले जाओ, वहाँ अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रेवोल्यूशन इन 1949। अब देखो, हमने ये सब भी पढ़ा था कि चाइना जो था 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से कुछ अलग थलग हो गया था। हमने एक बात बताई थी ना, जिस समय हमने कहा था कि जापान है, भारत है, ये फिर आगे निकले थे, ठीक है। तो चाइना, मतलब आई डोंट नो क्यों ऐसा चाइना ने किया था, बट एक टाइम ऐसा आया था जब चाइना थोड़ा सा कट ऑफ हो गया था सबसे। बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना, अब क्या होता है, चाइना में नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आती है। अब जैसे ही कोई चीज़ गिरती है कहीं पर तो वो लोग सोचने लगते हैं कि यार कुछ तो किया जाए, अपना गड़बड़ हो रहा है सिचुएशन। तो चाइना ने नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ निकाली, जो कि वाकई में इतनी, देखो चाइना की पॉलिसीज़ इतनी अच्छी होंगी, गवर्नमेंट के रूल्स इतने अच्छे होंगे, तभी तो दुनिया भर की फैक्ट्रीज लगती हैं वहाँ जाके। वहाँ पे वर्ल्ड की इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन फिर भी वो लोग कितना ग्रो कर गए, है ना। तो कहीं तो कुछ होगा जो रूल्स बढ़िया होंगे या चीज़ें बढ़िया होंगी। एंड कोलैप्स द सोवियत यूनियन। बात आती है कि नई इकोनॉमिक पॉलिसीज आई चाइना में और कोलैप्स हो गया सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप में। अब ब्रॉट मेनी कंट्रीज बैक टू फोल्ड टू वर्ल्ड इकोनॉमी। इसके बाद से क्या हो जाता है, देखो पूरा पढ़ लेते हैं। चीन जो था 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग हो गया था, परंतु चीन की नई आर्थिक नीतियाँ, सोवियत खेमे का बिखराव हुआ, है ना, सोवियत खेमे का बिखराव हुआ था। सोवियत में आई थिंक रशिया वगैरह थे, है ना, उसके आसपास के देश थे, इन सब का कुछ बिखराव हो गया, मान झगड़ा हो गया को बेचारे बच्चों के अंदर, ठीक है। ऐसे ही मतलब मैं बोल रही हूँ, समझ लो कि इनका बिखराव हो गया, राइट। और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त तो होने लगी, ठीक है। पूर्वी यूरोप में जो सोवियत शैली की व्यवस्था थी हमारी, है ना, सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म था, ये जो था धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसके पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए, है ना। इतना बड़ा पोर्शन एक चीज़ जो होती है वो भंग होती है तो बाकियों को अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है, ऐसे समझो। अच्छा, वेजेस वर रिलेटिवली लो इन कंट्रीज लाइक चाइना। चाइना देखो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लोग जो थे कम सैलरी पे भी ओके था, उन्हें आ जाओ भैया फैक्ट्री लगा लो, हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसे में भी काम करने को तैयार है, बस हमारा रोजगार हमें मिलता रहना चाहिए। तो वेजेस रिलेटिवली लो थे चाइना में, दस दे बिकेम अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर फॉरेन MNCs कॉम्पिटिटिंग टू कैप्चर वर्ल्ड मार्केट। ठीक है, यहाँ बनाओ पूरी दुनिया में बेचो, यहाँ बनाओ पूरी दुनिया में बेचो, बहुत बढ़िया बात है तो, ठीक है। हैव यू नोटिस द मोस्ट ऑफ द टीवी हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टॉयज़ हैं, वी सीन द शॉप्स सीम टू बी मेड इन चाइना। कि ये सब चीज़ें कहाँ बनती थी, चाइना में बनती थी। दिस इज़ बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ की ना लो कॉस्ट इकोनॉमी स्ट्रक्चर है, काम सबको मिलेगा लेकिन सैलरी थोड़ा थोड़ा मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका लो वेजेस वाला सिस्टम बहुत बढ़िया था। इससे क्या हो रहा था कि सबको सबके पास रोटी आ गई खाने के लिए, समझ लो। द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू लो वेजेस कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड
एंड कैपिटल फ्लो। अब क्या होता है कि उद्योगों में जो कम वेतन मिल रहा था लोगों को और वो देशों में ले जा रहे थे ऐसे अपने उद्योगों को जहाँ पर कम वेतन देना पड़ेगा। जितना भी वैश्विक व्यापार था, विश्व का व्यापार था और जितनी भी पूंजी थी उसके प्रभाव पे असर पड़ा। कहाँ जा रही है पूंजी? उन देशों में जा रही है जहाँ लोग लो वेजेस पर हैं। भाई तनख्वाह देगी एमएनसी, अमेरिका की मान लीजिए कोई कंपनी है, तनख्वाह कहाँ दे रही है? वो चाइना वालों को दे रही है, इंडिया वालों को दे रही है। तो पैसे का फ्लो तो इधर चेंज हो गया ना, इधर आ गया अब। In the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as countries such as India में, China में, Brazil में have undergone rapid economic transformation. इस तरीके से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ना? बस that's all in this video and the chapter is over. Thank you.